ब्लैक होल के बारे में तो सभी ने सुना होगा। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब यहाँ बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि यह लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इतना ही नहीं, ये ब्लैक होल बड़े बड़े स्टार्स को भी निगल जाते हैं। पर कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वह यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं निगल लेता, और आखिर कैसे प्लैनेट्स और स्टार्स ब्लैक होल को ऑर्बिट करके भी सेफली उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है। तो आइए समझते हैं माइंड ब्लोइंग टीवी पर। ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशालकाय तारों से होता है जो अपने जीवन काल के अंतिम चरण पर होते हैं। जब एक तारा अपने अंतिम समय में होता है, अगर उसका साइज हमारे सन से कई हजार गुना बड़ा हो तो ऐसे में सुपरनोवा धमाका होने के बाद भी उसके पास बहुत सा मास बच जाता है और वह तेजी से ग्रेविटी के चलते अपने कोर में कंप्रेस्ड होने लगते हैं। और ये इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि इस स्टार का सारा मास एक छोटे से एटम में आ जाता है, जिसके कारण स्पेस टाइम में एक गहरा होल बनता है। तो इस तरह एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब बात आती है ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं निगलता, साथ ही स्टार्स, प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। इसकी ग्रेविटी पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इसकी ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स डालती हैं। इसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो किसी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसकी सिंगुलैरिटी पॉइंट के चारों ओर की एक दहलीज है। इस एरिया से दूर रहने पर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल से बच सकता है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इवेंट होराइजन को पार करता है तो ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल उसे तेजी से अपनी सिंगुलैरिटी की ओर खींचने लगता है और वो उसमें समा जाता है। पर स्टार्स और प्लैनेट्स ब्लैक होल के ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाते हैं? जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और उनके मून सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक उसी तरह ब्लैक होल के चारों ओर भी स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से काफ़ी दूर रहकर ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं, जिसके कारण ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार की ग्रेविटी उसके प्लैनेट्स को ऑर्बिट में घुमाती रहती है। इसी वजह से प्लैनेट्स और स्टार्स ब्लैक होल के अंदर नहीं खिंचते और वे ब्लैक होल के ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं। ये तो बात थी ब्लैक होल की, पर क्या आपको पता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कई लाख लाइट ईयर्स तक फैला होता है और ये ज़्यादातर गैलेक्सीज के बीच में मौजूद होते हैं। गैलेक्सी के सेंटर में होने पर ये एक स्टार की तरह बिहेव करते हैं, जिसके लिए पूरी गैलेक्सी उसका एक सोलर सिस्टम होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी इसी तरह का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सेजिटेरियस ए है। और मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून्स इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं। और हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल को ही ऑर्बिट करता है। और हमारे सन को सेजिटेरियस ए का एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 से 250 मिलियन साल का समय लगता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक प्लैनेट्स और स्टार्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार नहीं कर लेते, ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर नहीं खींच सकता। और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर होने पर एक ब्लैक होल किसी अन्य स्टार की तरह ही काम करता है और ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के चारों ओर सुरक्षित रूप से परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे वे स्टार के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।